अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने पेश करनी है। तो बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। लोकसभा इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। NDA को बज़ाहिर अक्सरियत मिल चुकी है और इंडिया इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन BJP का 400 पार का नारा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है और हालत यह है कि BJP की डोर दूसरी पार्टियों के हाथ में है। इस बात का कवी इम्कान है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने BJP के साथ खेल कर दिया तो बाजी पलट जाएगी। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खुद साख्ता चाणक्य अमित शाह आखिरकार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। आवाम को हर कदम पर बेवकूफ़ बनाने वाले और बड़े से बड़े सरमाएदारों को आंख दिखाने वाले शाहों के शाह आज हाथ में कटोरा लिए सीटों की बख्शिश ढूंढते हुए कई दरवाजे खटाखट खटखटा रहे हैं। ये ट्वीट दरअसल आज के पूरे दिन की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। आज पूरा दिन जोड़ तोड़ की सियासत होने वाली है। इंडिया हो या NDA दोनों ही आज इजलास तलब कर चुके हैं और आगे की हिकमत अमली तैयार वहाँ की जाएगी। चाहे इंडिया इत्तेहाद की तरफ से हो या फिर NDA की तरफ से, बहुत बड़ा खेला होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल खेलने वाले दो ही खिलाड़ी हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। क्या ये NDA के साथ रहेंगे या फिर जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले इंडिया इत्तेहाद के साथ मिलकर तानाशाही सरकार का खात्मा करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे? बहरहाल अभी इसी वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कभी चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं किया है। उनके जेल जाने के पीछे किसका हाथ है वो ये भी जानते हैं। नीतीश कुमार के लिए भी वो कह चुके हैं कि उनकी NDA में कोई जगह नहीं है, लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी है। जिस खेल को BJP ने शुरू किया उसे वो कैसे ख़त्म करेगी या फिर ये उनके ख़ात्मे की शुरुआत होगी, ये अगले 2-3 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट पर तेजस्वी यादव के साथ अगली पिछली सीटों पर बैठकर दिल्ली रवाना हुए और उसके बाद जो खबर निकल कर सामने आई वो बड़ी दिलचस्प थी। वो ये थी कि जब वो फ्लाइट से उतरे हैं तो दोनों अगल बगल की सीट पर बैठे हुए थे और पटना से निकलते हुए तेजस्वी यादव से मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने यही बताया कि इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनाने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब दोनों खीमों में सियासी हलचल तेज़ हो गई है। हालांकि जब तेजस्वी यादव से दोनों रहनुमाओं के एक ही फ्लाइट में जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम था कि नीतीश कुमार भी इसी फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं। वहीं से भी चंद्रबाबू नायडू भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम NDA के साथ हैं और अब दिल्ली NDA की मीटिंग के लिए वो जा रहे हैं। आगे क्या होगा उसकी हम आपको जानकारी देंगे, ज़रा इंतज़ार करें। इस तरह का जवाब उन्होंने। Very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. साथ ही उन्होंने एक जुमला कहा कि हमने पिछले कुछ सालों में सियासत में बहुत से बदलाव देखे हैं और उनके इस बयान से मैसेज यही निकल कर सामने आ रहा है कि वो भी अब बदलाव चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई वजाहत नहीं की है। बहरहाल सियासी चूल्हे पर आज दिन भर बहुत कुछ पकने वाला है। जो कुछ हो, इस इलेक्शन ने नफ़रत की सियासत करने वालों को एक सख्त पैगाम ज़रूर दिया है। सोचिए कि अगर मीडिया सही से काम करता, इलेक्शन कमीशन अपना फ़र्ज़ निभाता, जांच एजेंसियां गैर जानिबदार होकर काम करती तो फिर नताइज क्या होते। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत शिवसेना के धड़े के रविंद्र वायकर ने मुंबई के शुमाल मगरबी हल्के में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से शिकस्त दी है। ये 2024 के लोकसभा इंतखाबात में करीब तरीन मुकाबला था। वायकर को 4,52,644 वोट मिले और कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वोटों की दोबारा गिनती के बाद वायकर को फातेह करार दिया गया है। अगरचे इब्तिदाई तौर पर ऐसा लग रहा था कि कीर्तिकर जीत चुके हैं, वायकर ने वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया क्योंकि जीत का मार्जिन कम था।
वहीं ईवीएम से के पोल किए गए वोटों की दोबारा गिनती के बाद पता चला कि कीर्तिकर के पास वाइकर के मुकाबले में 1 वोट ज़्यादा था। ताहम पोस्टल बैलेट की दोबारा जांच ने वाइकर को 48 वोटों से आगे रखा। वहीं शिवसेना के रहनुमा उद्धव ठाकरे ने बाद में नामानिगारों को बताया कि मुंबई के शुमाल मगरबी हलके में गिनती के अमल में कुछ मसाइल थे और उनकी पार्टी के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अगर कम मार्जिन से जीतने वाली सीटों की बात करें तो कम से कम 9 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने कम मार्जिन से जीत हासिल की है, जो तकरीबन 10,000 से कम थे। कुछ तो सीटें ऐसी थी जिसमें फ़र्क जो था वो 2,000 के नीचे ही था। तो इनमें कौन सी सीटें हैं? वो तो एक तो जयपुर की सीट है जहां पर 1587 वोट थे, वोटों का फ़र्क आया, जबकि जयपुर रूरल सीट वहाँ 1615 वोटों से बीजेपी जीती। फर्रुखाबाद सीट 2,500 वोटों से, फूलपुर की सीट 4,000 वोटों से, बांसगांव की सीट 3,000 वोटों से, बालूरघाट की सीट 10,000 वोटों के फ़र्क से, बिष्णुपुर की सीट 5,500 वोटों के फ़र्क से, तो कांकेर की सीट 1,884 वोटों से, महबूब नगर की सीट 4,500 वोटों से। तकरीबन ये 9 सीटें हैं जिसमें जीत का फ़र्क जो है वो बहुत ही कम था और इसको लेकर भी जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल जारी है। न्यूज़ पोर्टल एबीपी न्यूज़ ने दावा किया है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कई अरकान पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे से राब्ते में हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। ज़रा के मुताबिक 7 में से निस्फ से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे के राब्ते में हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत साजी के लिए संजीदा हैं। वहीं महाराष्ट्र में चंद महीनों के बाद असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं और इंडिया ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की है वो शिंदे के लीडरों को बेचैन भी कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उद्धव शिंदे के अरकान पार्लियामेंट को तोड़कर एनडीए को झटका भी दे सकते हैं। इस तरह की खबरें जो है वो सामने आई है। और इलेक्शन के नताइज की बात करें तो बीएसपी, जिसके बारे में माना यही जा रहा था कि उसकी सरबराह बीजेपी की कठपुतली बन चुकी हैं, उन्होंने मायावती ने जो है आज बयान जारी किया और अपनी हार का ठीकरा जो है वो मुसलमानों पर फोड़ा है। उन्होंने पार्टी की हिमायत करने पर दलित बरादरी, बिलखुसूस जाट बरादरी से इजहार तशक्कुर किया, लेकिन मुस्लिम बरादरी के तई अपनी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का ख़ास हिस्सा मुस्लिम कम्युनिटी, जिसने पिछले कई इंतखाबात और इस बार लोकसभा इंतखाबात में मुनासिब नुमाइंदगी देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से नहीं समझा, इसलिए अब ऐसे में उन्होंने कहा कि वो सोच रही हैं कि पार्टी अब उन लोगों को मौका देगी जिनसे पार्टी को फ़ायदा हो और जिनसे नुकसान न हो, यानी कि वो मुसलमानों की तरफ इशारा कर रही थी, मुस्लिम उम्मीदवारों की तरफ निशाना कर रही थी। और मायावती की पार्टी मंगल को ऐलान करदा लोकसभा इंतखाबात के नताइज में अपना खाता तक नहीं खोल सकी है। काबिल ज़िक्र है कि इस साल लोकसभा इंतखाबात में बीएसपी ने ज़्यादा से ज़्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। वहीं अगर बात की जाए मुल्क भर से चुने गए मुस्लिम उम्मीदवारों की तो कम से कम 17 मुस्लिम उम्मीदवारों ने मुल्क भर में लोकसभा की नशिस्तें जीती हैं, जिनमें टीएमसी के उम्मीदवार और साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी जीत दर्ज की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की है और जम्मू कश्मीर में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी है। वहीं यूपी में रामपुर सीट से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने जीत हासिल की है। वहीं संभल में भी मुस्लिम उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान ने बड़े फ़र्क से जीत का परचम जो है वो लहराया है। वहीं बड़ी हार की अगर बात करें तो बदरुद्दीन अजमल अपनी सीट से हार गए हैं। इम्तियाज़ जलील को भी हार का सामना करना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती जो है वो हार गई हैं। उमर अब्दुल्ला वो भी जो है उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। हज सीज़न की आमद के साथ ही दुनिया भर से फ़र्जंदान तौहीद का हिजात मुक़द्दस का सफ़र जारी है और दिन रात आज़मीन हज काफ़िलों की शक्ल में ममलिकत में फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी रास्तों से दाखिल हो रहे हैं। हिंदुस्तान से भी तमाम आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँच चुके हैं। तमाम फ़्लाइट रवाना हो चुकी हैं। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने इस साल हज सीज़न 1445 के दौरान ममलिकत की तमाम फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी राहदारियों से 9,45,966 आज़मीन हज की आमद की तस्दीक की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के बाहर से हवाई अड्डों के ज़रिए आने वाले आज़मीन की तादाद 8,96,287 तक पहुँच गई है, जबकि ज़मीनी बंदरगाहों के ज़रिए आने वाले आज़मीन की तादाद 37,280 है, जबकि समंदर के रास्तों से सबसे कम आज़मीन यानी कि 2,399 आज़मीन मुमलकत पहुँचे। दरअसल सऊदी अरब ने ख़बरदार किया है कि इस साल हज के दिनों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा होगी। ये बात आज़मीन हज को मंगल के रोज़ बताई गई है ताकि वो गर्मी से बचाव के लिए ख़ुद को तैयार रख सके। वहीं गज़ा के हालात की अगर बात करें तो इसराइली फ़ौज की दरिंदगी जारी है।
رفح میں اسرائیلی افواج کے جارحانہ حملوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ وہیں درندہ صفت اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے اہم اسپتال کمال عدوان میں پاور جنریٹر کو تک تباہ کر دیا ہے۔ دراصل آکسیجن ہو، مشینوں یا دیگر سروسز کو چلانے کے لیے غزہ کے اسپتال انسانی امداد میں ملنے والے ایندھن سے چلنے والے جنریٹر پر انحصار کرتے رہے ہیں، کیونکہ اکتوبر میں اسرائیلی افواج نے غزہ کی پٹی کی بجلی منقطع کر دی تھی اور جنگ بندی کو لے کر پیچ اب بھی پھنسا ہوا ہے۔ بیروت میں پریس کانفرنس حماس کے عہدیدار نے کی۔ اسامہ حمدان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے پیش کیے گئے 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی کے منصوبے کا انہوں نے اس میں جواب دیا۔ انہوں نے معاہدے کے لیے اسرائیل کی وابستگی پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی حکومت نے ابھی تک کئی اہم نکات پر واضح موقف بیان نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا موقف واضح کرے، یعنی کہ مستقل جنگ بندی کو لے کر اور غزہ سے مکمل انخلاء کو لے کر۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ حکام کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا مقصد جنگ جاری رکھنے سے پہلے ایک عارضی جنگ بندی کے دوران اپنے اسیروں کی رہائی کو محفوظ بنانا ہے، جس کا منصوبہ پہلے مرحلے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہیں دوسرے مرحلے میں مستقل جنگ بندی اور پھر غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایسے معاہدے پر متفق نہیں ہو سکتے جو کہ حتمی جنگ بندی کو محفوظ نہیں رکھتا۔ وہیں قطر نے بھی بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ اسے غزہ جنگ بندی معاہدے کی تجویز پر اسرائیل کے واضح جواب کا انتظار ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تجویز آنے کے بعد بھی اسرائیلی وزراء کی جانب سے متضاد بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں بغور پڑھا ہے، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اسرائیل میں تجویز پر اتفاق رائے کا فقدان ہے۔ تو وہیں ایک یہ تو خبر تھی جنگ بندی کو لے کر، کیا کچھ اپڈیٹ ہے وہ آپ نے آپ سے سامنے رکھا۔ تو وہیں دوسری جانب حماس کا مسلح ونگ غزہ میں خونی کھیل جاری رکھے ہوئے اسرائیلی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ کئی بختربند گاڑیاں اور ٹینک انہوں نے تباہ کر دیے ہیں۔ اس دوران کئی اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر دوسری جانب حزب اللہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کے برقات ریشہ سائٹ کے قریب فوجوں کے ایک اجتماع پر قریبی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ حملے میں کتنے فوجی مارے گئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات وہ انہوں نے عام نہیں کی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے بھی اس کے تعلق سے کوئی تفصیل سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔